नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय संविधान की विकास यात्रा में हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। जैसा कि हमने देखा कि पिछली कक्षा में 1813 के अधिनियम द्वारा मुक्त बाजार की नीति का पालन किया गया। ब्रिटेन में हुए औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के द्वार सभी ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोलते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी में अगली कड़ी में ये महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि अगर समझें हम तो मुक्त बाजार की नीति। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण जैसे ये समझिए श्वेत नस्ल का भार सिद्धांत। श्वेत नस्ल का भार सिद्धांत या व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी ये है कि एक नस्लवादी धारणा थी, बिलीफ था, कॉन्सेप्ट था कि सबसे श्रेष्ठ नस्ल श्वेत नस्ल है, कॉकेशियन या वाइट नस्ल है, और उनका ये दायित्व बनता है कि वो बाकी नस्लों का भी उद्धार करें। ये एक सुप्रीमिस्ट धारणा थी जो खुद को बाकी नस्लों से श्रेष्ठ साबित करती थी। इसी आधार पे अंग्रेज विभिन्न उपनिवेशों पे अपने शासन को जायज़ ठहराते थे कि चूँकि हम श्रेष्ठ नस्ल के हैं तो हम यहाँ पर शासन करके इनका उद्धार ही कर रहे हैं, इनको विभिन्न आधुनिक विचारों, तकनीकों इत्यादि से अवगत करा रहे हैं। तो मेरा यहाँ होना, इस देश में होना शोषण की अपेक्षा इनका कल्याण है। बहरहाल इस कड़ी में इन्होंने, जैसा मैंने बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप एक इनका महत्वपूर्ण जरिया था। सबसे पहले शिक्षा के माध्यम से इन्होंने पश्चिमी शिक्षा का प्रचार किया, पश्चिमी विचारों को भारतीय जन तक पहुंचाया और अपनी एक्सेप्टेंस जो होता है, स्वीकृतिकरण अपना बढ़ाने का प्रयास किया। इसी कड़ी में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया जो भारत की, बहरहाल ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि इन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की कि हम आपके लिए बेहतर सोचते हैं। तो उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। भारतीय ईसाई मिशनरियों के माध्यम से, जो कि भारतीय समाज में जैसे जानते जाति प्रथा, तमाम छुआछूत जैसी समस्याएं व्याप्त थी, ईसाई मिशनरी के माध्यम से उन्होंने संदेश देने की कोशिश की गई कि ये हमारा धर्म जो है ये सभी की बराबरी में और समानता में यकीन रखता है। तो एक तरीके से अपनी विचारों को उन्होंने फैलाने की कोशिश की। आगे जैसे मैंने बताया कि उनको ग्राहक की तलाश थी, उनको बाजार की तलाश थी। साथ ही चूँकि वो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के कार्यक्रम में संलग्न थे तो विदेशों से अधिकारी तो आ जाते थे, पर एक भारतीय लिपिक वर्ग की भी तलाश थी जिसे भारतीय समाज की, भारतीय तौर तरीके की समझ थी। पुराने ज़माने में जो हमारे लेखपाल टाइप के लोग हैं, जैसे खुद मुकद्दम चौधरी आपने नाम सुना होगा, अमीन वर्ग, ये सब एक लिपिक वर्ग की उनकी ज़रूरत होती थी क्योंकि कई धार्मिक कानून भी होते थे जिस आधार पे सिविल कानूनों को समझने के लिए। तो उन्हें एक रक्त व रंग से भारतीय तथा मानसिकता से अंग्रेज वर्ग की, एक सहायक वर्ग की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये था ही। साथ में जेम्स मिल उपयोगितावाद का बहुत ज़्यादा प्रसार हो रहा था। उपयोगितावाद क्या है? अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख की बात करता है। जेम्स मिल, बेंथम यही विचारक रहे हैं इसके। और विलियम बेंटिक जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, या कह सकते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो जो है जेम्स मिल के विचारों से बहुत प्रभावित होता है। इवन वो एक लेटर भी लिखता है जेम्स मिल को कि शासन मैं कर रहा हूँ पर जो प्रशासन चल रहा है वह आपके विचारों पर ही आधारित है। बहरहाल ये इनका ये था कि हम अपने सुधारों से
भारतीय जनता को इम्प्रेस करेंगे और अपने शासन को वैलिडेशन प्रदान कराएंगे जनता से स्वीकृति हासिल करके। बहरहाल आगे प्रावधानों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, ये मुक्त व्यापार की नीति का अगला चरण, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। जैसा मैंने पिछली बार बताया कि चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखा गया था, वो भी समाप्त करते हुए अब विदेश की यानी अंग्रेज की कोई भी कंपनी भारत आके स्वतंत्र व्यापार कर सकती थी। और जो जहाँ तक शासन की बात थी, 20 वर्ष तक कंपनी के शासन को भारत में एक्सटेंड यानी बढ़ा दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप ट्रस्टी हैं ब्रिटिश क्राउन के, आप शासक नहीं हैं, बल्कि मुख्य शासक ब्रिटिश क्राउन ही है, आप उनकी तरफ से शासन कर रहे हैं, आप उनके ट्रस्टी हैं। एक और बड़ा काम, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है अब भारत के गवर्नर जनरल कहने लगे। साथ ही साथ उसे संपूर्ण भारतवर्ष पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया, यानी कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को छीनकर वो बंगाल के गवर्नर जनरल या भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जाती है। अगली, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक चौथे सदस्य, विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। ये विधि सदस्य क्या है? विधि सदस्य आप ये समझिए जब कानून निर्माण का कार्य होगा। ठीक है, आप जानते हैं कोई सरकार कानून बनाती है, उसका एग्जीक्यूशन करती है, फिर न्यायालय हमारे पास होता है। जब कानून बनाने का कार्य होगा तो विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य भी काउंसिल में उपस्थित होगा और लॉर्ड मैकाले की यहाँ नियुक्ति की गई। साथ ही मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का भी निर्माण किया गया जिसका काम विभिन्न कानूनों का संहिताकरण करना था। आगे देखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, दास प्रथा का अंत किया गया। ठीक, और ये जो एक महत्वपूर्ण बात थी, किसी भी भारतीय को धर्म, जन्म, वंश, रंग, स्थान के आधार पर कंपनी के पद से वंचित नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान था। यानी एक तरीके से सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की बात की गई थी, पर कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये बात पसंद नहीं आई, तो ये जो है व्यवहार रूप में लागू नहीं हो पाया। ठीक है, फिर अगला प्रावधान है, अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र भारत में आने, ठीक है, यहाँ रहने, साथ ही उन्हें भूमि खरीदने का भी अधिकार दिया गया। ये रहे महत्वपूर्ण प्रावधान। आइए अब इनका हम मूल्यांकन करते हैं। सबसे पहली बात कि जो समाज सुधार हमें दिखाई देते हैं, ये इनमें भारत के कल्याण की बात नहीं ना होकर अपने शासन को अधिक अस्थायी बनाना, विरोधियों को शांत करना, संतुष्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आप ये मत समझिए कि इसमें कुछ भारत के हित की बात थी। फिर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आप देखते हैं। आप जानते ही हैं कि शासन जब कभी भी एक जगह एकत्रित हो जाता है तो वो भ्रष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और यहाँ पे हमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिली कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को बाकी प्रेसिडेंसियों के ऊपर एक शक्ति प्रदान की गई कानून बनाने की, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट आप जान सकते हैं। फिर खुली प्रतियोगिता की जो बात की गई थी, सीओडी द्वारा विरोध हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, तो लागू नहीं हो पाया। भारतीय ज्ञान की अवहेलना, मैंने वही कहा कि पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की बात चलने लगी। इसी दौरान एक आंग्ल प्राच्य विवाद भी आया था कि उसमें दो विवाद महत्वपूर्ण थे कि भाषा शिक्षा का माध्यम क्या हो और शिक्षा की विषय वस्तु क्या हो। यहाँ पे विवाद उपजता है। मैकाले जो पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे, उन्होंने कहा भी कि संपूर्ण भारतीय ज्ञान जो है वो ब्रिटिश एक पुस्तकालय की एक पंक्ति की एक अलमारी की बुक शेल्फ जितना भी ज्ञान भी भारतवर्ष में संपूर्ण ज्ञान उतना नहीं है। तो भारतीय ज्ञान की काफ़ी अवहेलना की गई। फिर अंग्रेज़ों को यहाँ रहने और बसने, ठीक है, व्यापार करने सबका अधिकार दिया गया। तो एक तरीके से भारत को एक उपनिवेश के रूप में स्थापित करने के एक संस्थागत रूप और संस्थानीकरण कर दिया जाता है।
अधिक स्टेबल बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये रहा 1833 के एक्ट के बारे में। बाकी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।